नमस्कार दोस्तों, एग्जामिंदो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो अभी हाल ही में कल परसों जो बोर्ड अध्यक्ष आरएसएसबी के जो बोर्ड अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट किया या फिर एक जो है वो न्यूज़ वायरल हुई। और न्यूज़ क्या वायरल हुई थी? वायरल हुई थी कि जो पटवारी एग्ज़ाम है, पटवारी और वीडियो और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, ठीक है, फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम है, इनमें क्या होगी भाई? नॉर्मलाइजेशन है वो होगी। इनमें क्या होगी? इनमें जो है वो सामान्यकरण या फिर नॉर्मलाइजेशन होगी। और ये जो है वो आलोक राज जी ने खुद ने है वो ट्वीट किया है। मतलब ये जो परीक्षाएं हैं वो एक से ज़्यादा पारियों के अंदर होगी। 2 पारियों के अंदर है वो पटवारी का एग्ज़ाम होगा और 2 पारियों के अंदर वीडियो का एग्ज़ाम होगा। और फोर्थ ग्रेड का तो है वो कोई लिमिट नहीं होगी पारियों की। लगभग ये कह रहे हैं 7 से 8 पारियों के अंदर है वो एग्ज़ाम करवाने का। यानी आप मान लो 8 पारियों के अंदर है वो एग्ज़ाम करवाने का ये सोच रहे हैं, ठीक है, किसका? फोर्थ ग्रेड का। और पटवारी और वीडियो का जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत ये सोच रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो हम कितनी शिफ्ट में करवाए। वो इन्होंने कहा है कि 2 शिफ्ट में हम इसको पेपर करवाएंगे और 2 शिफ्ट के अंदर भी इसको एग्ज़ाम करवाएंगे। आपको पता है कि जो कुछ समय पहले जो पेपर हुआ था, कौन सा? पशु परिचर वाला, ठीक है। पशु परिचर के पेपर के अंतर्गत पशु जो परिचर पेपर हुआ था कुछ समय पहले, उस पशु परिचर के अंदर कितनी शिफ्ट हुई थी भाई? पशु परिचर के अंदर है वो टोटल 6 शिफ्ट हुई थी। और क्या हुआ था? नॉर्मलाइजेशन है वो हुआ था, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या खेल हुआ? नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या खेल हुआ? ऐसा खेल हुआ नॉर्मलाइजेशन के अंदर है कि विद्यार्थियों के जो है वो 20-20, 27-27 नंबर है वो बढ़ाए गए, ठीक है। यानी जो है वो असाधारण तरीके से 20-20 नंबर बढ़ना, इतने कंपटीशन के जो है समय में, और इतने नंबर बढ़ना कोई भी है वो विद्यार्थियों के लिए क्या है? न्याय नहीं है। यानी आप ये मान लो कि किसी एक शिफ्ट के 10-12 नंबर, 15 नंबर तक कम होना, ठीक है। और किसी अन्य शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के है वो 20 से 25, 27 नंबर तक क्या है? बढ़ना। क्या है? एक के कम होना, दूसरे का बढ़ना। लगभग 40 नंबर का गैप आ जाता है। 40 नंबर का क्या आ जाता है भाई? गैप आ जाता है। और आप देखो 40 नंबर का गैप जो है वो कट ऑफ आती है तब 2 गुना से, जो 1 गुना की कट ऑफ आती है उसमें नहीं रहता 40 गुना का गैप, 40 नंबर का गैप। उसमें भी 10-12 नंबर, यानी 3 से 4% के बीच में ही जो है वो 2 गुना से फाइनल जो कट ऑफ है वो इतनी इंक्रीज होती है। 40 नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपटीशन के माहौल में। आपने देखा होगा कि जो है पहले जो है डीओबी से जब सिलेक्शन लेते थे तो लोग डेट ऑफ बर्थ से पीछे रह जाते थे कि जो है किसकी, जिसकी ज़्यादा होती थी, जो ज़्यादा जो है एज्ड होते थे वो सिलेक्शन होते थे पहले, रीट और वगैरह उनमें। अब देखो कि जो है पॉइंटों के अंदर 0.1 या 0.001 इनमें है वो स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। जो है पॉइंटों के अंदर हजारों का फर्क आ जाता है। तो ये तो जो है वो 40 नंबर है, यानी इनके तो पूरी है वो जिंदगी बदल जाती है। जो है पिछले 4 सालों की, जो कोई 2 सालों से तैयारी कर रहा है, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 5-7 साल, 8 साल से जो तैयारी कर रहा है, जो रात दिन लाइब्रेरी में 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है, उनकी जो मेहनत है वो नॉर्मलाइजेशन के सामने फीकी पड़ जाती है। नॉर्मलाइजेशन के सामने जो है वो उनकी कोई मेहनत काम नहीं आती। यहाँ पर काम आता है तो सिर्फ किस्मत काम आती है। क्योंकि अगर कितना भी पेपर सरल आ जाए और कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, इतना बड़ा गैप है वो कभी भी नहीं रह सकता। यानी आप मान लो कि चलो किसी शिफ्ट का पेपर सरल आ गया, आप कहते हो कि सर उस शिफ्ट का पेपर क्या आ गया? जो है वो सरल आ गया, इसलिए उनके कम कर दिए। अगर पेपर कितना भी सरल आ जाए, यदि जिनके बड़े हैं उनको कह दिया जाए कि ये लो आप उस पेपर को दे लो, तो भी वो कभी भी 40 नंबर का है वो गैप नहीं लाएगा। सरल आ जाता है तो इस कंपटीशन के अंदर 2-4 नंबर का है वो फर्क जरूर पड़ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी स्तर पे है वो जो है फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनके भी है वो बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो सरल आया और जो
एवरेज कम रहा किसी शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा रहा, तो उनके भी है वो बहुत चार जो है वो कारण होते हैं। जैसे किन किन भर्तियों के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन पहले हुआ था, तो उनके अंदर जो मुख्य भर्ती थी वो थी जो है वो पटवारी 2021 थी। जो है इस समय भी है वो खूब विरोध हुआ था जब इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जो है हम खुद इसी भर्ती से सेलेक्ट है, ठीक है, और इस समय भी क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और उस समय लोगों ने है वो काफ़ी जो भर्ती के बाद में विरोध किया था और कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट के मान लो आप 9 से 10 नंबर 11-12 नंबर तक है वो इंक्रीज हुए थे। सेकंड शिफ्ट के है वो थोड़े बहुत इंक्रीज हुए थे। थर्ड शिफ्ट के भी है वो नॉर्मल 2-4-5 नंबर है इंक्रीज हुए थे। और फोर्थ शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा 16 नंबर कम हुए थे भाई, ठीक है। ये पटवारी 2021 के अंतर्गत 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। जो 4 शिफ्टों के अंदर पहली 3 शिफ्टों के अंदर तो है वो उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए। फर्स्ट शिफ्ट में 10-12 नंबर इंक्रीज हुए, इसमें थोड़े कम हुए, इसमें भी कम हुए, 2-2 4-4 नंबर पे इनमें इंक्रीज हुए होंगे। और सबसे ज़्यादा जो है वो कमी हुई थी वो फोर्थ शिफ्ट की हुई थी। कितने नंबर की? 16 नंबर की हुई थी। और उस समय भी है इसका खूब विरोध हुआ था, लेकिन है वो विरोध करने के बावजूद भी है इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, और विद्यार्थियों की एक भी नहीं सुनी गई थी। जो है वो बोर्ड की और सरकार की उस समय भी है वो मनमानी चली थी, ठीक है। तो आरएसएस भी जो बोर्ड है उस समय भी क्या है उनकी मनमानी चली थी। तो इसमें जो है इनको नॉर्मलाइजेशन है उसके या तो अलग तरीके हैं वो देखने चाहिए, लेकिन वो जब जब 25 लाख एग्जाम हो, ठीक है, जैसे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है तो उस समय हम मान सकते हैं कि एक 25 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। उस समय है वो कुछ हद तक नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता था, लेकिन उसके जो है उनको तरीकों को आपको देखने चाहिए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो भाई वो पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है, वो पेपर ऑनलाइन होता है। उनके ऑनलाइन पेपर के अंदर जो है वो प्रश्नों की है ऐसा वेरिएशन होता है कि उनका ऐसा सिस्टम होता है कि उनको सब पता चलता है कि जो किस पेपर का है वो हार्ड लेवल, किस पर्सन का हार्ड लेवल कितना होता है। जो है वो ये सारी तरीके से देखते हैं कि किस समय कौन सा पर्सन कितने जो है स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, कितने स्टूडेंट्स ने उस प्रश्न को है वो कितनों ने सही किया है, कितनों ने गलत किया, वो प्रत्येक एक एक पर्सन को वो देखते हैं, ना कि जो है वो एवरेज स्कोर को देखते हैं। तो वहां पर जो है वो लेवल उनका अलग ही होता है। आप ऑफलाइन पेपर करवा रहे हो, और ऑफलाइन पेपर के अंदर जो शिफ्ट का जो है शिफ्ट का है वो जो लेवल है वो एक जैसा नहीं रहता है। पेपर का लेवल भी एक जैसा है वो कोई भी नहीं ऑफलाइन में बना सकता है। ऑनलाइन के अंदर उनका संसाधन होते हैं, उनके ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो इसमें लागू होते हैं। ऑफलाइन के अंदर आप कभी भी उनको एज इट इज है वो यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हो। तो एक तो जो सबसे बड़ी जो एसएससी का फॉर्मूला लागू करने वाली बात है वो एक तो लगभग है वो जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है वो, और वो पूरी तरीके से यहाँ पर है वो लागू नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि आरएस जैसे जो बड़ा एग्जाम था, जो लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स उसके अंदर थे, उनका उन्होंने एक शिफ्ट के अंदर करवा लिया था। और क्या आज से पहले कभी पेपर होते नहीं थे क्या? आज से पहले जो है वो पेपर होते थे 5-5, 10-10 लाख जो पेपर होते थे वो तो एक ही शिफ्ट में करवाते थे, उससे ज़्यादा शिफ्टों में तो वे नहीं थे पेपर। फिर अब ये नॉर्मलाइजेशन वाला है वो खेल क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे उस समय हुआ था, आप मैंने अभी पटवारी का एग्जांपल दिया था, आपने देखा होगा कि जो है 16 नंबर कम होना और जो है वो 10 नंबर बढ़ना, कितना गैप आ गया दोनों के बीच में, 20 से 28 नंबर का फर्क आ गया। और यहीं से है वो स्टूडेंट्स वो बाहर हो जाता है। फिर जो है इतनी सारी मेहनत की हुई वो कहाँ काम आती है। हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, खूब ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी तैयारी इतनी अच्छी लेवल की थी, वो 12-12, 14-14 घंटे वो पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए भाई, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन का क्या हो गई, शिकार हो गई। और जो है अब फिर जो वापस अभी भी क्या दे रहे हैं, पटवारी का एग्जाम इस बार फिर से दे रहे हैं। अब देख लो, वहां से 2021 से वो निकले थे, 2025 में आ गए, 4 साल उनके बर्बाद हो गए। जबकि मैं मानता हूं उस समय भी उनकी इतनी शानदार तैयारी थी कि वो उस समय भी है वो पटवारी बनने के लायक थे, या फिर वो कंपटीशन में थे, सभी टेस्ट सीरीजों में वो टॉप करते थे। लेकिन हुआ क्या परिणाम, नॉर्मलाइजेशन हुए और 16 नंबर कम हो जाए
तो जो है तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स क्या कर सकता है बताओ। ठीक है, कुछ ही बंदे होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल की तैयारी होते हैं और वो कट ऑफ से 30-30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हैं, 20-20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हैं, उनके 16 नंबर कम होते हैं तो भी है उनका जो अंत में जाते जाते इनका है वो सिलेक्शन हो जाते हैं या फिर वो अटक जाते हैं। लेकिन आप देखो कि 16 कम होना और किसी के 12 बढ़ना, 28 नंबर का जो गैप है, उस गैप को है वो कभी भी फिल नहीं किया जा सकता। और स्टूडेंट्स इतने कंपटीशन के माहौल में जब सेम संसाधनों में सेम तरीकों से जो जो सेम जो है किताबों से लोग अगर तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, तो जो है 28 नंबर का गैप है इतना बड़ा सेम पेपर या फिर सेम लेवल के पेपर के अंदर जो है वो रहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यानी आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप इस इतने गैप को है वो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो साथ वाला भी पढ़ रहा है, इतना गैप करने के लिए है वो बहुत मेहनत और बहुत समय लग जाता है। और इतना गैप फिर भी आप है वो कभी नहीं निकाल पाते हो, 28 नंबर और कम नहीं होते हैं। उसके बाद में आपने देखा था पिछली एसआई भर्ती के अंदर भी शिफ्टों में पेपर हुआ था और वो आरपीएससी ने करवाया था, वो भी है, उसमें भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करवाया था और वो आज तक की सबसे वरिष्ठ भर्ती थी। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा घोटाले, सबसे ज़्यादा पेपर आउट, सबसे ज़्यादा डमी कैंडिडेट्स जितने भी घोटाले हुए हैं वो एसआई भर्ती के अंदर हुए थे और वो भी है वो सरकार ने रद्द करने से मना कर दिया भाई। ठीक है, तो जो है ये जो चीज़ें होती है, अब क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है वो जैसे घोटाले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले अभी जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है या फिर और कुछ भी कहे, वो ऐसे विरोध कर रहे थे, जो ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा था, विरोध कर रहे थे ये कि जो है वो घोटाले हुए हैं, जो है वो ओमार शीट्स भरी गई है, जो कुछ भी है। लेकिन क्या है कि जब शिफ्टों के अंदर जब पेपर होता है, जब शिफ्ट्स के अंदर पेपर होता है, तो उस समय क्या होता है कि अगर कहीं गड़बड़ घोटाला भी होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि नंबर बढ़ जाते हैं और किसी के कम हो जाते हैं। तो जब कट ऑफ हाई चली जाती है, जब कट ऑफ हम सोचते हैं उससे अनएक्सपेक्टेड चली जाती है, तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि सब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से ऐसा हुआ है। जैसे आपने अभी देखा था पशु परिचर एग्जाम के अंदर 27-27 नंबर बढ़े थे और जो है 10-12 कम हुए थे, यानी 40 नंबर का गैप उसमें आया था। और लड़कों के यानी स्टूडेंट्स के 27 नंबर से बढ़ करके जो है वो 150 नंबर तक हो गए, यानी जो है वो कुछ के तो जो करीब पूरे में से पूरे, यानी पूरे में से पूरे नंबर हो गए बढ़ करके। क्या ये जो सही है? एसएससी में भी जब नॉर्मलाइजेशन होता है, जब रेलवे में उसमें नॉर्मलाइजेशन होता था, उसमें भी है, बीच में भी काफ़ी विरोध हुआ था, जो है वो जो नंबर बढ़ करके जो है वो नंबर उनसे ज्यादा हो गए थे। आपने एक बड़ी भर्ती देखी थी, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कौन सी भर्ती थी ये? एससीएफ थी। एससीएफ के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आपको पता है कि एससीएफ के अंदर है जो सब्जेक्टिव होते थे, जो हम सब्जेक्ट चूज करते थे, उनके अंदर एक तरफ तो जैसे लोग एनवायरमेंट चुनते थे, ठीक है, एक सब्जेक्ट तो एनवायरमेंट है वो मोस्टली लगभग नहीं चुना था, और दूसरी तरफ लोग है एक मैथ्स भी चुनते थे। अब आप देखो जब फाइनल सिलेक्शन करवाना था तब मैथ्स और एनवायरमेंट इनका इन्होंने तुलना की। अब मैथ्स के जो लड़के थे उनका एवरेज स्कोर, ठीक है, सीधी सी बात है कि एवरेज स्कोर है, जो जिनका पेपर हार्ड होता है उनका एवरेज स्कोर कम आएगा और इनका एवरेज स्कोर है ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये लगभग जीके के मिलते जुलते लेवल का था। तो आप इनका देखा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है, यानी मैथ्स है, केमिस्ट्री है, या अदर जो भी सब्जेक्ट्स है, उनका नॉर्मलाइजेशन में जो है वो नंबर 100 नंबर बढ़े हैं और दूसरों के कम हुए हैं। तब जाकर के इनको बराबर करने का प्रयास किया तो वो वैसे ही बाहर हो गई, क्योंकि अगर वो पढ़ के लाते तो इतने 100 नंबर है उनसे अधिक नहीं लेके आप आ सकते थे। ठीक है, अब आप देख लो कि जो पशु परिचर के अंदर जो 27 नंबर बढ़े हैं और 12 नंबर कम हुए हैं, अगर वो उनका पेपर थोड़ा हार्ड भी आ जाता, मान लिया कि उनका पेपर चलो 2-4 क्वेश्चन उनकी इजी आ गई, ठीक है, अगर उनका 2-4 प्रश्न हार्ड भी आ जाता, उनके बराबर लेवल का भी आ जाता, तो भी वो 27 नंबर ज्यादा नहीं ला सकते, किसी भी हालत में नहीं ला सकते थे। क्योंकि हम खुद, आप मान लो कि 2013-14 से लगभग 10-12 साल तो हमें हो गई कंपटीशन की दुनिया के अंदर, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इतना गैप है, वो पॉसिबल ही नहीं है इतना गैप जो है। आप बराबर पेपर दिलवा, या फिर सेम वही पेपर है उनको दिलवा लो जिनके जिस सब्जेक्ट में 27-27 नंबर आपने बढ़ाए हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स से जिनके कम हुए हैं, आप वो पेपर दिलवा के देख लो, क्या इतना गैप आ सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है इतना नंबर लाना वो, ठीक है। लेकिन ये जो है वो अन्याय है भाई, स्टूडेंट्स के साथ में क्या है, सरासर ये अन्याय हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है
भाई आरएस के अंदर करवाया है तो इनको ये जो स्टूडेंट्स है 5-7 लाख है पटवारी और वीडियो के अंदर, कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है और ये आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, आज जैसे बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट किया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था, और वो ट्वीट किया था, जैसे उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि 4th क्लास या पटवारी या वीडियो परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराकर निपटा दें, अगर मजबूरी में बड़े एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में करना पड़ता है। ये कहता है कि हम चाहते हैं कि जो है इनको एक ही शिफ्ट में निपटा दें, लेकिन क्या है हमारी मजबूरी है, जो है वो बड़े एग्जाम्स है वो मल्टीपल शिफ्ट में करने पड़ते हैं। वैसे भी ये हमारे फाइनल एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है जहां पर चांस लिया। ये कह रहे हैं कि हम है वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते जिससे क्या है पेपर आउट हो, या फिर हमारी जो है ऐसे सेंटरों में मतलब पेपर करवाना जिससे क्या है पेपर लीक हो और एग्जाम को रद्द करना पड़े, हम इस तरीके के है वो कोई चांसेस नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि जो आरएस प्री है वो प्रीलिम्स एग्जाम था इसलिए उन्होंने करवा दिया। तो क्या प्रीलिम्स एग्जाम क्या रद्द नहीं होते हैं क्या? प्रीलिम्स एग्जाम जब पेपर आउट होता तो रद्द नहीं होता क्या? जो 2013 वाला आरएस वाला कैसे आउट हुआ, फिर कैसे रद्द हुआ था? तो प्रीलिम्स एग्जाम है वो रद्द नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पेपर आउट हो गया तो रद्द करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम क्या ऐसा ही है क्या, जो पेपर आउट हो गया तो उसको रद्द नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्रीलिम्स है चलेगा? ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स होता है, आउट होता तो वो भी रद्द करना पड़ता है। तो फिर प्रीलिम्स उन्होंने क्यों करवाया? ठीक है। और दूसरा देखो, उन्होंने लिखा है 38 जिलों में एग्जाम कराने के बावजूद इतने सारे एग्जाम सुरक्षित एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाते हैं। तो भाई जो है एग्जाम सेंटर तो पहले भी होते थे, छोटे छोटे स्कूल और दूर दराज के अनसेफ स्कूलों को लेना पड़ता है। तो भाई आप सुरक्षा बढ़ाओ, उसकी संसाधन मांगो सरकार से, छोटे छोटे सेंटरों पे एग्जाम कराओ तो उस लेवल की सुरक्षा करवाओ ना। शिफ्टों में करवाने का क्या फायदा? बच्चों के साथ में क्यों अन्याय कर रहे हो? हम नहीं चाहते कि असुरक्षित और रिमोट एरिया में सेंटर हो, फर्जीवाड़ा हो, पूरा एग्जाम ही कैंसिल करना पड़े। भाई वो पूरा एग्जाम तो जो है वो कैंसिल तो भले कोई भी हो, प्रीलिम्स हो या फाइनल हो, कैंसिल करना ही पड़ता है जब पेपर आउट होता है, अगर मंशा होती है सरकार की तो। नहीं तो है वो एसआई वाला आप ही देख ही रहे हो, ठीक है, वो होता ही नहीं है। तो आपको है वो उनको संसाधन है वो मांगने चाहिए, संसाधन आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए संसाधनों की। सेंटर जब है, जब पहले देते थे, जब रीट्रीट का एग्जाम था तो पहले जो एक एक शिफ्ट में करवा लेते थे, इतना बड़े बड़े पेपर होते थे उस समय करवा लेते थे। तो सेंटर तो अब तो बड़े हैं, कम थोड़ी हुए हैं सेंटर तो। अब तो जो है वो सुरक्षा बड़ी है, जो आपके पास में संसाधन है वो बड़े हुए हैं, संसाधन कम थोड़ी हुए हैं, अभी तो बड़े हैं। हम मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए दूसरी प्रक्रिया जैसे एसएसटी के फॉर्मूला पर विचार कर रहे हैं। तो भाई एसएसटी का तो मैंने कहा ऑनलाइन होता है, वहां पर आप ऑफलाइन जैसी जो चीज़ें हैं उसमें सारी जो है वो आप नहीं अप्लाई कर सकते उन चीज़ों को जो एसएससी में होता है। वहां पर एक एक प्रश्न देखा जाता है, कौन सा लेवल हार्ड है। वहां पर जो है वो क्वेश्चन जो बनता है वो भी ऑनलाइन उसकी जो है वो लेवल देख करके बनता है। यहाँ पर ऑफलाइन में वेरिएशन रहता है, पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड दे दिया कौन सा इजी देता है। आपके 2 शिफ्टें होती हैं, आप दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन तो रिपीट करते हो। पहले शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन दे दिया वो आप दूसरी शिफ्ट में वापस दे देते हो। 6 शिफ्ट में होती है, पहले के 5 शिफ्टों के 4-5 क्वेश्चन तो मिला करके आप छठी शिफ्ट में दे देते हो। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, हर बार ऐसा होता है, हर एग्जाम के अंदर ऐसा होता है। आपसे ढंग से 2 पेपर जो है वो आप बनाते हो, वो भी आप ढंग से पेपर नहीं बना पाते हो। हर शिफ्ट में आप है वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हो, या सेम उस टॉपिक से उठाते हो तो उनको जो है वो उनको पैटर्न बता देते हो कि आज इनका पेपर होता है, उसी पैटर्न से आप तीसरे दिन जिनका पेपर होता है उसी पैटर्न से आप पेपर दे रहे हो। लड़कों को समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ से ये इसके बारे में पूछा है तो कल ही इसके बारे में पूछेगा। और जब 2 दिन बहुत होते हैं उस पैटर्न को है वो क्रैक करके पढ़ने के लिए, मेहनती स्टूडेंट और स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत होती है। क्योंकि हमने खुद ने ऐसा किया है, जब हमारा पेपर था तो हमारा जब पेपर था तो हमें मिल गया था पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में मेरा पेपर था। मैं मेरा बताऊँ ना, तो पहली शिफ्ट के अंदर जब पेपर था तो हमने बाहर आते ही पेपर देखा और हमने तुरंत सोचा कि क्या ट्रेंड है क्या है और हमें जो है वो कल के लिए क्या करना चाहिए। फिर जब दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ तब पता चला कि सेम टू सेम है, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। जो जो एक संविधान की विशेषता से एक क्वेश्चन परिचय से दिया है इन्होंने, वही क्वेश्चन वहां से दिया। एक क्वेश्चन उन्होंने मूल करते हुए से दिया है, 5वां मूल करते हुए क्या है, तो यहाँ पर दिया था 6ठा मूल करते हुए क्या है। तो पता चल गया कि भाई 11 मूल करते हुए है, एक तो यही यहाँ देगा ही देगा। तो पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, एक रात खूब होती है, यहाँ पर रिविजन कर लिया। करंट अफेयर्स का पता चल गया था कि जो है वो करंट अफेयर्स हार्ड दे रही है, किसी भी बुक से करंट अफेयर आ ही नहीं रही है। फिर जो है गूगल पे सर्च किया कि करंट अफेयर्स आ कहाँ से रही है। फिर उस समय जो है वो मुझे पता चला कि जो अड्डा 24 है, ठीक है,
अड्डा 24, अड्डा 2x74 है, वहां पर क्या है, वहां पर डेली करंट अफेयर्स के जो है वो पोस्ट होती थी, ठीक है। और हमें पता चल गया था 2 शिफ्ट से कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो लाइन टू लाइन वन लाइनर आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं और सीधा आ रहा है, और सीधा पूछा जा रहा है ये स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की, सीधा सीधा है वो हेडिंग से आ रही थी। जो मैंने सर्च किए थे सारे क्वेश्चन यहाँ के, इन शिफ्टों के, पहली और दूसरी शिफ्ट के, वो अड्डा 24 जो वेबसाइट है उस पर सीधा मिल गया था मेरे को। तो मैंने क्या किया भाई, पता कर लिया कि जो है वो किस माह का जो है वो करंट अफेयर आ रहा है। पता चल गया कि भाई जो है अगस्त का, जैसे अक्टूबर में पेपर था तो पता चल गया कि अगस्त माह का है वो करंट अफेयर्स आ रहा है। दोनों शिफ्टों में पता चल गया, 1 महीने का करंट अफेयर था हमारे पास में, पूरी रात पड़ी थी। हमने क्या किया, हमने क्या किया था, फोन में वेबसाइट खोली और अगस्त माह के डे बाय डे जितनी भी जो न्यूज़ थी उनकी हेडिंग पढ़ी सबकी। क्या पढ़ी भाई, सबकी हमने हेडिंग पढ़ ली थी। हमें पता था हेडिंग पूछ रहे हैं और हमने हेडिंग पढ़ी थी। 10 प्रश्न आए थे, 7 से 8 प्रश्न में सही हो गए थे, जबकि जब पेपर दिया था तब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था, मतलब एक भी प्रश्न, आप मानो कि 10 में से 2 या 3 प्रश्न ही ऐसे थे जो हमारी पुरानी तैयारी से उसमें आ रहे थे। लेकिन एक रात के अंदर हमने 5 से 7 प्रश्न यहाँ से पढ़े थे। और ये जो मैंने खुद ने किया है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो हुआ नहीं है, मैंने खुद ने इस चीज़ को किया है कि यदि मैं अगर उसको एक रात नहीं देखता तो मेरे 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे कम होते थे, क्योंकि जो करंट अफेयर के प्रश्न आए थे वो मैंने पहले पढ़े ही नहीं थे, वो मैंने उसी रात पढ़े थे, तो वो 5 से 7 प्रश्न हो गए थे। अब ये हर स्टूडेंट्स ये चीज़ वो नहीं कर पाता है कि आप पहली शिफ्ट को देखो तुरंत एनालिसिस करो, आप दूसरी शिफ्ट को देखो तुरंत एनालिसिस करो, फिर आप उस चीज़ को है वो वापस पढ़ो और करो। इसलिए जो है वो 4th शिफ्ट के जाते जाते 4th शिफ्ट वालों के इसलिए है 2-4 नंबर तो एक्स्ट्रा हो गए थे, क्योंकि उनको जो है उस पैटर्न का पता चल गया था। फिर 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो पहली शिफ्ट वाले तो सीधे गए, तो उनको तो कुछ पता नहीं था। दूसरी शिफ्ट वाले का कुछ पता चला तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से वो बूस्ट हुआ, उन्होंने अपने आप को है उस हिसाब से जो है वो प्रिपेयर किया। फिर 3rd शिफ्ट, फिर 4th शिफ्ट में जाते जाते तो वो लड़का है वो फुल मोटिवेट हो गया, फुल प्रिपेयर हो गया, उनको सब पता चल गया कि इस तरीके का प्रश्न आ रहा है, हमें ऐसा करके आना है। तो क्या हो गया, एग्जाम हॉल का जो है वो प्रेशर उन पे जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि उनको है वो डर नहीं रहा एग्जाम हॉल का। तो वहां से है वो 1-2 प्रश्न उनके ज़्यादा सही हो गए, वो कॉन्फिडेंट रहे, उनसे सही हो गए। 1-2 प्रश्न पहले की शिफ्टों में रिपीट हो गए थे, उन्होंने पढ़ लिए थे, वहां से सही हो गए। 1-2 प्रश्न उन्होंने पैटर्न समझ लिया था, वहां से सही हो गए। तो ऐसा करके 5-10 प्रश्नों का है वो फर्क वहां से आ गया था। और ये असल में ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया था, मुझे खुद को जब पेपर देखा है तब विश्वास हुआ था यार ये तो जो है वो गलत चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि जो है हमारे खूब जो है वो नंबर आए थे तैयारी के हिसाब से, जो जैसे सोचा था कि भाई जो पहले से ही अच्छी तैयारी थी तो हम जो है वो कट ऑफ से 30-30, 40-40 नंबर वैसे भी ऑलरेडी है वो ज़्यादा लेके आ गए थे, तो फिर भी हमारे जो मेरे हिसाब से 4-5 नंबर जो है वो बढ़े थे। हालांकि मेरे साथ वाले जो काफ़ी लड़के थे उनकी भी मेरी जैसी सेम तैयारी थी, और उनके जो कट ऑफ से 30-30 नंबर ज़्यादा थे, और उनके 16 नंबर कम हुए थे जो 4th शिफ्ट के थे, और 16 नंबर कम होने के बावजूद भी क्या है उनका चयन हुआ था। तो ये तो एक क्या है, ये तो एक तैयारी का है वो जो है वो नेक्स्ट ईयर जो एडवांस लेवल है कि आप उतनी तैयारी करो कि कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो आपके नंबर जो है वो कट ऑफ से 30-40 नंबर ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन जब पशु परीक्षण में देखा कि उनके तो 27 नंबर कम हो गए। अगर आप कितनी तैयारी कर लो, आप तैयारी करके आप 15 से 20 नंबर ज़्यादा ले आओ, भाई पता थोड़ी चलता है 20 कम कर दे, तो है वो इसका सॉल्यूशन अब जो है वो ज़्यादा तैयारी करना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। इसका सॉल्यूशन तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन नहीं करके एक ही शिफ्ट में करोगे, आप है बच्चों के साथ में अन्याय नहीं करोगे, समानता का अधिकार के रूप में अगर आप काम करोगे तो ही जो है वो ये चीज़ सक्सेस है भाई, ठीक है। यानी चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो उसमें मल्टी शिफ्ट में करवाना और फिर नॉर्मलाइजेशन करवाना, ये क्या है, ये क्वालिटी के साथ में एक तरह का जो है वो समझौता है। यानी जो फाइनल एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो भाई जो स्टूडेंट्स है उनके फ्यूचर के साथ में ये क्या हो गया भाई, खिलवाड़ हो गया और जो है वो समझौता हो गया। ये एक जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जिस रीजन के तहत ये बता रहे हैं, ये उनकी एक प्रकार की प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी कि भाई जो है वो हमें प्रशासन के रूप से जो है हम उसको अच्छे से एग्ज़ाम करवा पाए, ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए ही जो ये चीज़ें की गई है, बाकी ये अभ्यर्थियों के लिए ही हक के लिए ये कभी भी है वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये एक जो है वो मैं कभी भी इसको है उचित नहीं मानता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है कुछ
भाई एसएससी के जो नॉर्मलाइजेशन की बात है वो हमने कर ली, क्योंकि वहाँ पर है वो जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, और आरपीएससी का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर है वो वेरिएशन ज़्यादा होता है, इसलिए एसएससी का जो है वो फॉर्मूला लागू करना यहाँ पर भाई उचित बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो जो है, अब इसका जो आप लोगों को है वो विरोध करना है। विरोध आप लोग कैसे करोगे भाई? तो विरोध करने के जो हमेशा की तरह जो स्टूडेंट्स विरोध करते हैं वो उनका है ट्विटर ट्रेंड का तरीका। ट्विटर पर आप ट्रेंड चला सकते हो, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हो, सरकार का ध्यान आकर्षित इस पे आप कर सकते हो। ठीक है, और ये सबका हक है। से नो टू नॉर्मलाइजेशन हैशटैग के साथ में चला सकते हो। नॉर्मलाइजेशन जो है वो हटाओ, स्टूडेंट्स का है वो भविष्य बचाओ, कुछ भी है वो जो है वो ट्रेंड आप चला सकते हो। ये भी चला सकते हो कि एक ही दिन में एक ही पेपर हो और सबके लिए समान मौका हो। ठीक है, ये इसके साथ में भी आप है वो चला सकते हो। बाकी आप ये देख सकते हो कि जो आर एस प्री के जो यहाँ पे सेंटर्स हुए हैं, आर एस प्री के जो सेंटर्स हुए हैं वो आप बता सकते हो। आरटीआई के माध्यम से उन सेंटरों का है वो आप जो मांग करके भी उनके बारे में भी बता सकते हो। अपने आसपास के जो जनप्रतिनिधि है और एमएलए एमपी जो भी है उनसे आप है वो जो है वो लेटर लिखवा सकते हो। ठीक है, तो ये काम तो है वो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो फिर हो जाएगा। उस समय पटवारी वाले देखते रहे, फिर एसआई वाले देखते रहे, फिर एसएफ वाले देखते रहे, अब पशु परिचर में हो गया, कुछ नहीं हुआ, देखते रहे। कोर्ट ने भी है वो कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने, कोर्ट तो ये कहा कि गणितीय प्रक्रिया से जो है चीज़ें हैं वो उचित है, और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया, मैथमेटिकल रूप से वो चीज़ सत्य है। माना कि गणितीय जो प्रक्रिया है उनसे ये उसके लिए ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जो है बाकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनमें जो है कितना चेंजेस हुआ वो है वो कोई नहीं देखता, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला देखता है और वो कहते हैं कि भाई सही है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम सेंटर में क्या माहौल था, सेकंड शिफ्ट में क्या माहौल था, उस समय उनके लिए कैसे दबाव था, पहले का है वो जो कैसा उसमें और दूसरे के अंदर जो है वो कैसा अनुभव में फ़र्क आ जाता है, जो है प्रेशर के अंदर है वो फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो जो है वो परिस्थितियों में भी फ़र्क आ जाता है। जब पहले दिन और दूसरे दिन जब पेपर होता है, आप फोर्थ ग्रेड में तो आप देखोगे कि 8 शिफ्ट में चलेगा तो 4-4 दिन पेपर चलेगा। तो जो पहले दिन पेपर हुआ और जो चौथे दिन शाम को पेपर देगा, उसके तो जो कॉन्फिडेंस में अलग ही लेवल का वो फ़र्क रहेगा। तो है वहाँ से है वो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जो है सभी तरह की है परिस्थितियाँ इस पे काम करती है। फिर अगर इस तरीके के नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो आपके 10-12 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई भी है वो किस्मत पर है वो डिपेंड करती है। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि है आप इतनी तैयारी करो कि आप 15-20-30 नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा ले आओ, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन से कम भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो। लेकिन ये चीज़ें हैं वो वास्तविकता के लिए सत्य नहीं है, और ऐसा जो है वो करना है या फिर कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैं पहले ये मान सकता था कि भाई है 10-15 नंबर जो है वो ज़्यादा ला सकते हो आप। जो भी कोई तैयारी करता है वो यही सोच के तैयारी करता है कि मैं कट ऑफ से नंबर ज़्यादा लाऊं। ठीक है, जो है वो कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं नंबर कम लाऊं या कट ऑफ जितने ही लाऊं। सभी का प्रयास यही रहता है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं तो जो मेरा जो प्रयास है वो मैं टॉप लेवल का करूं, और जब नंबर नहीं आ पाते हैं और फिर जितने आते हैं उनमें से ही कम हो जाते हैं, तब ये स्टूडेंट्स की जो दुर्दशा होती है और जो वो डिमोटिवेट होते हैं, और जो सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा दुखी इंसान वही होता है जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार बनता है भाई। ठीक है, हालांकि जो नॉर्मलाइजेशन से जिनके नंबर बढ़ जाते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो असली खुशी नहीं है। असली खुशी वही है कि आप एक ही पेपर दो और एक ही पेपर में आप है वो कंपटीशन का पता चले, सबके साथ में क्या है वे समानता रहे और समान रूप से आप है उसको पास करो और दूसरे स्टूडेंट से जो है वो आगे निकलो। वही है वो असली कंपटीशन है। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन से तो है वो किसी के नंबर भी बढ़ाए जा सकते हैं। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उनके अंदर ये देखते हैं कि जो है, जैसे आप ये देखो कि वो देखते हैं अपने राजस्थान के अंदर तो एवरेज देखते हैं, शिफ्टों का एवरेज। अब शिफ्टों का एवरेज तो कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो मान लिया कि भाई पेपर का जो लेवल है वो शिफ्टों जो है पेपर का लेवल, मान लिया कि एक तो पेपर का लेवल होता है। ठीक है, एक तो पेपर का जो लेवल होता है उसके आधार पर ये तय करते हैं कि जो पेपर का एवरेज जो है वो कम है ज़्यादा है वो। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिर जो है उसके अंदर
भाई जो है जैसे जेंडर वाली तो बात है जो वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है कुछ समय ऐसा होता है, क्योंकि जब कट ऑफ में भी फर्क आता है, ठीक है, तो उस समय भी ये हुआ था कि आप मान लो कि जैसे जो उस समय पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो करवा चौथ थी, ठीक है, 24 तारीख को, और करवा चौथ होने के कारण 23 तारीख को क्या है, जितनी भी अपनी जो बहनों हैं उनका एग्ज़ाम क्या हो गया, 23 तारीख को एक साथ में करवा दिया, और उनके साथ में कुछ है वो स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं उनके करवा दिए, जो ए और बी नाम से थे, अल्फ़ाबेट से एग्ज़ाम हुआ था तो उनके करवा दिए थे। तो आप ये मान लो कि उस शिफ्ट का क्या हुआ, एवरेज है वो कम हो गया। तीसरी बात है, आर्मी जो फौजी भाई होते हैं, ठीक है, उनकी क्या है कट ऑफ कम रहती है, और अगर उनका भी है उस शिफ्ट में एग्ज़ाम, एक ही शिफ्ट में सभी का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में करवा दे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो है वो उस शिफ्ट का कट ऑफ है वो एवरेज है वो कम रहता है। इसमें क्या होता है कि सभी शिफ्टों के अंदर अगर आप पेपर करवा रहे हो तो सभी शिफ्टों के अंदर है जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स है वो भी है वो देने वाले हैं, वो भी क्या है बराबर होने चाहिए, तभी क्या है उस एवरेज का है वो सही से पता चलता है। बाकी जो है वो सभी महिलाएं एक ही शिफ्ट में कर दो, सभी जो है आर्मी, एक्स आर्मी वाले या अदर्स कैटेगरी वाले जो भी है एक्स वाई जेड, सबको क्या है एक शिफ्ट में डाल दो, फिर दूसरों को अलग शिफ्ट में डालो, तो दिखती बात है कि जो उसकी कट ऑफ है वो वास्तविकता यही है कि उसकी कट ऑफ है वो कम रहती है, एवरेज उसका कम रहता है, और जब उसका एवरेज कम रहता है तो इसके नंबर है वो अधिक बढ़ेंगे और बाकी के नंबर है वो कम होंगे। तो ये क्या है कि जो एग्ज़ाम जो ये डिवाइडेशन करते हैं स्टूडेंट्स का शिफ्ट वाइज, तो उसमें भी क्या है काफ़ी वेरिएशन होता है, और वो ढंग से डिवाइडेशन नहीं होता, तो उस समय ये हुआ है। तो तब जैसे उस समय मान लो कि पटवारी का एग्ज़ाम था, तो मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज मान लो 85 आया था, क्योंकि आर्मी वाले थे, महिलाएं भी थी, और जो है कुछ स्टूडेंट्स भी इसके अंदर थे। फिर सेकंड शिफ्ट के मान लो 92 आए थे, थर्ड शिफ्ट के मान लो 93 आए थे, ठीक है, फिर जो है फोर्थ शिफ्ट के मान लो 108 नंबर आए थे। इन्होंने इनका एवरेज था वो मान लो 96 इनका एवरेज था। फिर इनके ज़्यादा बढ़े, इनके थोड़े कम बढ़े, इनके और थोड़े कम बढ़े, और इनके सबसे ज़्यादा घटे, ठीक है, इनके सबसे ज़्यादा घटे और इन तीनों के क्या है बढ़े। तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज कम आया, तो इनके एक तो कारण ये हो गया क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को शामिल कर दिया। दूसरा बड़ा कारण ये हो गया कि फर्स्ट डे भिड़ते ही इनका ही पेपर था, तो इनको है उस लेवल का एक्सपीरियंस, अनुभव और उस चीज़ का पता नहीं था। मैंने आपको बताया कि चौथी शिफ्ट में आते आते मैंने कैसे 5 से 7 नंबर बढ़ाए थे, वैसे ही इनका है वो पैटर्न समझ आ गया था, इनके जो है वो वहाँ से क्वेश्चन सही होने लग गए थे, इनका है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, इनका है वो प्रेशर है वो कम हो गया था एग्ज़ाम हॉल का, इनका एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स इनके अंदर काम करते हैं, तो इन फैक्ट्स के आधार पर इनका है वो नंबर इंक्रीज हो गया था। और फिर जो है वो यहाँ पर अफवाह चली थी, पता नहीं सच्चाई थी, ठीक है, यहाँ पर क्या कि चौथी शिफ्ट का पेपर है वो आउट हुआ था, ठीक है। तो एक शिफ्ट का अगर पेपर आउट हो जाता तो इनके जो स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, नंबर ज़्यादा आता तो इसका एवरेज बढ़ जाता है, इसका एवरेज बढ़ जाता है, तो इस शिफ्ट के कम हो जाते हैं, और तैयारी करने वालों को यहाँ पर भी क्या होता है, नुकसान होता है। फिर जो है कुछ डमी कैंडिडेट्स वगैरह भी पकड़े गए थे, वो भी इस शिफ्ट के है वो ज़्यादा थे। तो जो है बहुत सारे उसमें क्या हुआ था कि जो पहले जो इन शिफ्टों के पेपर दे चुके थे, उन्होंने इस शिफ्ट के भी है कुछ डमी पकड़े गए थे, ऐसा ज्ञात हुआ कि उन्होंने इस शिफ्ट का भी पेपर दिया था। तो ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है। मतलब इतने जो है छोटे छोटे खूब कारण हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों पे ये चीज़ें डिपेंड करती है कि बहुत सारी परिस्थितियों से ही जो है ये एवरेज है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये चीज़ें हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा लो, आप इन चीज़ों को है वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स का जो है आप माइंड सेट है उसको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि शिफ्ट में जो पेपर होता है तो स्टूडेंट्स का क्या है माइंड सेट है वो आप है वो ज़रूर बदल जाता है भाई, ठीक है। तो है वो आप लोगों को जो है इसके संबंध में जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो है वो 5-7 लाख पटवारी और वीडियो के अंदर जो संख्या है वो बड़ी संख्या नहीं है। अगर इस बार ऐसा हो गया तो आने वाले फिर सभी एग्ज़ाम के अंदर चाहे 4 लाख ही स्टूडेंट्स क्यों न हो, क्यों नहीं हो, ये ऐसा ही करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर जो है बार बार चीज़ें एक बार हो गई तो फिर क्या है वो जो नॉर्मलाइजेशन जो है जनरलाइजेशन चीज़ें हो जाती है, फिर इसका विरोध नहीं होता और लोग समझते हैं ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हर बार होता है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है। और ये जब बार बार चीज़ें हो जाने लगती है, तब ये क्या है जो है हमारा जो है उसके लिए भी
तैयारी करना भी है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपको है वो आवाज़ इसके बारे में उठानी चाहिए और सबको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। और जो है मैंने इसके काफ़ी सारे रीजंस देने का जो है वो प्रयास किया है, जो जितना जहाँ तक मैंने फील किया और जहाँ तक जितना तैयारी के दौरान मुझे लगा, जो चीज़ें वो मैंने आपको है वो बताई है। और मुझे लग रहा है इनमें जो है वो कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी जो है हो सकता है कि मेरे बताने में और समझने में कुछ है वो कमी हो, या फिर जो है कुछ चीज़ें अलग हो, तो वो आप देख लेना। बाकी हम यही चाहते हैं कि हम है वो जो समान अवसर है वो हम चाहते हैं। हम कभी भी गणितीय हैं वो जो है वो न्याय नहीं चाहते हैं ना। यानी हम जो है समान अवसर चाहते हैं। आप लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सिर्फ गणितीय न्याय कर रहे हो, हमें वो है वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या है, समान अवसर चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से नहीं। हमारा जो फ्यूचर है वो समान पेपर से तय हो। यानी जो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य समान पेपर से तय हो। ठीक है, हमारा जो फ्यूचर भविष्य है वो समान पेपर से तय हो, जो है न कि नॉर्मलाइजेशन से तय हो। तो ये है कि भाई एक ही दिन में एक ही परीक्षा करवानी चाहिए, और यही है वो एक निष्पक्षता होगी। बाकी इसका कोई है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। कितने भी फॉर्मूले लगा लो, कितना भी है वो अध्ययन कर लो, आप कोई भी है पैटर्न का अध्ययन कर लो, ऑफलाइन एग्जाम के अंदर है वो इस तरीके की चीज़ें हैं वो आप कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे, और इसका कोई दूसरा हल नहीं है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। और राजस्थान में परीक्षा राजस्थान में परीक्षा को प्रयोगशाला न बनाया जाए भाई, और जो परीक्षा है वो एक सही तरीके से है वो आयोजित करवाया जाए। आप हर परीक्षाओं को मल्टी शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन करवा करके छात्रों का भविष्य है वो बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसा है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो एक समान स्तर से, समान तरीके से, समान पेपर से ही सिलेक्शन का आधार है वो होना चाहिए। कंपटीशन तो यही है। बाकी जो है, बाकी तो आपने देखा ही होगा, परिस्थितियों के आधार पर है वो सिलेक्शन और चेहरे बदलते रहते हैं। ठीक है, परिस्थितियां ही सिलेक्शन का है वो जो है चेहरा तय करते हैं। पेपर जब पोस्टपोन होता है तब सिलेक्शन के चेहरे हैं हमेशा बदल जाते हैं। जब पेपर शिफ्टों में होता है तब सिलेक्शन के चेहरे बदल जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जो है जो सिलेक्शन की दौड़ में होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो पीछे रहते हैं वो एकदम छलांग मार के आगे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो कतई भी क्या है उचित नहीं है। कंपटीशन के लिए तो ये कभी भी है वो चीज़ें उचित नहीं है। और ये सोचना चाहिए कि जब आरएस प्री करवा सकते हो, और पहले भी होते थे, अब तो संसाधन भी बड़े हैं, तो ये भी कहना उचित नहीं है कि जो है 5 लाख का हम एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते। ये कुछ भी जो है चीज़ें सही नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, तो आप सबका जो है वो यही मोटो होना चाहिए कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो, और इसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए भाई। ठीक है, और इस परीक्षा में कुछ भी अगर बराबर हो तो जो है सबके लिए मौका, समान अवसर हो, सबके लिए समान शर्तें हो, और सबके लिए जो है ये एक ही पेपर ही कराना ही क्या है न्याय होगा। और यही मैं है जो आप स्टूडेंट्स हैं जो कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।